हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब हो? सब अच्छे होंगे गाइज। तो देखिए, हमारा लेक्चर है नेक्स्ट, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है कि दो तीन रिजल्ट हैं डायरेक्ट ही। देखिए गाइज, मैं पहले बता चुकी हूँ, हम वही टॉपिक उठाएंगे जो हमें लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, और जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक रिजल्ट है, इफ टू इक्वल परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर impinge, they interchange their velocity in the direction of line of center। तो देखिए गाइस, इसमें ये बोल रखा है कि अगर दो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर हैं, अगर वो एक दूसरे से, इसका मतलब है कि कोलिजन, कि अगर वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट है अपना। ठीक है, और एक दूसरा रिजल्ट है, इफ टू इक्वल परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, अगर हमारे पास स्फीयर की बजाय सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज ही दे दिया, आपको कोई जरूर इक्वल परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज दे, जरूरी नहीं कि स्फीयर दे रखा हो, इम्पेंजी डायरेक्टली, अगर वो दोनों का कोलिजन होता है डायरेक्टली, देन आफ्टर कोलिजन बोथ इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, वो आपस में वेलोसिटी उनकी इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है गाइस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्या है, if two equal and perfect elastic sphere impinge, then their velocities in the direction of center of line are क्या होंगी, इंटरचेंजेबल होंगी, इक्वल होंगी, डबल होंगी, नन ऑफ दीज होंगी। तो क्या हो जाएगी, उनकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंजेबल, है ना, ये लिख रखा है। तो फिर डायरेक्ट ही होगा हमारा। तो गाइज क्या है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें इससे रिलेटेड है, जो क्या दे रखा है इसमें, इन्होंने कहा है कि इफ टू इक्वल परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज इम्पेंज डायरेक्टली, देन आफ्टर इम्पेंज क्या हो जाएगा, बोथ इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, बोथ कम टू रेस्ट, वेलोसिटी डोंट चेंज। वही कह रहा है कि अगर दो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज का कोलिजन होता है, मतलब कोलिजन इन द सेंस कि डायरेक्टली एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनकी क्या होगी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसमें एक स्फीयर, जो हमने इससे पहले किया स्फीयर वाला केस लिया था, तो क्या हो जाएगा, जब सभी के लिए होल्ड हो रही है, जैसे इस एग्जाम्पल में देख लिया हमने, जब सभी के लिए होल्ड हो रही है तो फिर उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, स्फीयर के लिए भी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी तो परफेक्टली इलास्टिक ही बोल रखा है। नेक्स्ट गाइस देखिए, ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन से कंसेप्ट है कि क्या है कि इसी तरीके से एक बॉल है प्रोजेक्ट किए विद वेलोसिटी u और एंगल थीटा के साथ। ठीक है, प्रोजेक्ट कर दी, तो इसका इसके कोरस्पोंडिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कोरस्पोंडिंग जो इसका अपना कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u cos थीटा, और जो वर्टिकल एक्सिस के साथ वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बोलेंगे ux इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है कि वेलोसिटी, ऐसे लगा लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा क्या एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो वो वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे तब होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन अपन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करो, हमारे पास तो जो कंपोनेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो यहाँ पे यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा होगा। और यहाँ पे अगर मैं मुझे एक्सेलरेशन यूज करना पड़ेगा अब जब आगे, तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड की बात है, तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए को मैं माइनस जी से रिप्लेस कर दूँ। तो अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग अगर हम ये इक्वेशन लें, अगर हम ये इक्वेशन लें, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, h क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो x हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैंने क्या की, इसको मैंने x मान रखा है। ठीक है, OB को, तो और ये वाली y हो जाएगी। तो गाइस देखिए इसमें x इक्वल टू यू की जगह पे u cos थीटा यही है, और t प्लस हाफ ए क्या है, हॉरिजॉन्टल में जीरो है, तो जीरो पुट कर दिया, तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ से टाइम निकाल लिया हमने, x बाई यू cos थीटा। ठीक है, अब वर्टिकल के कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस ही होती है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है ये, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्केयर। माइनस जी क्यों हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए इसको माइनस से रिप्लेस करेंगे। तो गाइज क्या होगा, ये हो गया हमारा u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कोस थीटा माइनस हाफ इंटू जी एक्स बाई यू कोस थीटा का स्केयर। ठीक है, फिर हमारी यहाँ इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू टेंजेंट टेंजेंट
थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी इंटू एक्स स्केयर डिवाइड बाई यू स्केयर को स्केयर, ठीक है। और तो इसको हम बोलते पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। पाथ अगर आपको बोलते हैं ना सीधा कि पाथ प्रोजेक्टाइल, तो अभी जो हमने इसका जो प्रोजेक्टाइल वाला केस लिया है, तो इसमें आपको मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें, ये आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि ये आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में क्या दे रखा, इन्होंने दे रखा है कि if the equation of path of a projectile is given by y equal to x minus xk then belongs to projection। एक तो इन्होंने अपना पर्सनली दे दिया खुद क्या कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एक तो गाइस यही लिख लेते हैं कि जो इन्होंने दे रखी y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स के, इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी जो हम लिखेंगे वो हमारी है, कौन सी, जो अभी की थी, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो y इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्केयर बाई यू स्केयर को स्केयर थीटा। टैली कर लेते हैं गाइस इसको, हाँ ठीक है, अपनी यही थी, ठीक है। तो अब इन दोनों को, अब इसको मैं इक्वेशन को क्या नाम दे दूँ, इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो y इक्वल टू, ठीक है गाइस, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता है कि जब मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगी तो यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट क्या 1 है और इधर क्या आ जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मुझे तो बहाना ही चाहिए था क्योंकि एंगल भी तो पता होना चाहिए ना मेरे को, वेलोसिटी पूछ रही किसने, देखते हैं अभी क्या करेंगे आगे। अब जो सेकंड में अगर मैं एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट भी इसमें 1 ही है, 1 इक्वल टू हाफ ऑफ जी इंटू 1 बाई यू स्केयर को स्केयर थीटा, ठीक है। जब यहाँ पे टेंजेंट थीटा है कि ऐसे 1/1 की फॉर्म में है, और अगर मैं यहाँ पे लाल बटे कक्का लगा दूं, उसको हम यूज करेंगे तो कोस थीटा निकालना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है। तो जी तो चलो ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो सॉरी ये होगा एक्सेलरेशन, वही एक ही बात है। तो इसकी तो वैल्यू सीधी पुट कर देंगे। अब कोस थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, तो कोस थीटा की वैल्यू का मेरे को पता है कि तो ये एल बाई ए हो गया, ठीक है। तो और अपना ये क्या हो जाएगा, ए बाई के, तो फिर ए तो कितना अपना 1 ही है। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट 2, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। तो कोस थीटा की वैल्यू पता चलते ही अब जो इक्वेशन 3 है इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करने के बाद 1 इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 1 बाई यू स्केयर इंटू, अब कोस स्केयर थीटा है तो कोस स्केयर करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगी, 1 नीचे रह जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो इधर ही सिर्फ ये जी बच गया, ठीक है, इधर सिर्फ जी बच गया। तो हमें इन्होंने ये जो आंसर दे रखा है वो इसी फॉर्म में दे रखा है, जी की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी। तो ये हमारी वेलोसिटी होगी गाइस। तो देखिए बिल्कुल कितना सिंपल है, अब मैच करके देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है गाइस। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें क्या होना चाहिए, स्टैटिक डायनेमिक्स का सिर्फ एक ही होता है मेथड करने का, एक बार कंसेप्ट को समझो कि किस सिचुएशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो उसके लिए और डायरेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है देखिए, अब एक टाइप और है अपने कि रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। मान कोप्लेनर फोर्सेस वो होते हैं कि जो एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, सेम प्लेन में काम कर रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। और इन्होंने एक साथ ये भी दे दिया कोप्लेनर फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे इस एक्सिस के बाद दूसरा वाई एक्सिस ले ली, तो इसमें जो कोप्लेनर फोर्सेस है मैंने मान लिया P1 P2 अप टू Pn तक मैंने मान लिया कि n फोर्सेस है मेरे पास जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और सेम प्लेन में, ठीक है। जो P1 का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल है θ1, P2 का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल है θ2, फिर ये इसी तरीके से हम करते जाएंगे और Pn का हॉरिजॉन्टल के साथ θn हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इनका रिजल्टेंट होगा इनके कहीं बीच में ही होगा, तो मैंने मान लिया कि ये आर रिजल्टेंट है यहाँ एंगल थीटा पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, लेट आर बी द रिजल्टेंट इंक्लाइंड एट एंगल थीटा
2OX, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब मेरे को ये बता कि आर कोस थीटा, आर कोस थीटा किसको बोल रहा है ये? आर कोस थीटा तो ये हो गया इसका आर कोस थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग तो आर कोस थीटा होगा, और उसके अपोजिट में क्या होगा? आर साइन थीटा होगा वर्टिकल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है? सभी फोर्सेज का सम होता है ना रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी देखिए इसको। आर कोस थीटा इक्वल टू रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग ओ एक्स, ठीक है। और इसको इक्वल किसके होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रिजोल्व पार्ट ऑफ P1 P2 En अलोंग ओ एक्स, ठीक है। तो अब हमें ये पता है जो आर कोस थीटा रिजोल्व पार्ट है रिजल्टेंट का, और इक्वल किसके होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द जो फोर्सेज दे रखे P1 से लेके Pn तक, इनके रिजोल्व पार्ट के सम के बराबर हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए अगर मैं P1 का रिजोल्व पार्ट देखूं, अगर मैं P1 का रिजोल्व पार्ट देखूं अलोंग ओ एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? P1 कोस थीटा, ठीक है। और अगर मैं P2 का देखूं तो P2 तो मेरा ये हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेना है, तो P2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, इस तरीके से करते जाएंगे। तो देखिए गाइस, घर पे रखा है तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बोल दिया आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 कोस थीटा 1 प्लस P2 कोस थीटा 2 प्लस Pn कोस थीटा n, ठीक है। इसको मैंने x नाम दे दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 होगी। और कोस 90 माइनस थीटा, इनडायरेक्टली अगर ये बात बोल रहा है तो ये वर्टिकल एक्सिस ओ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बोल रहा है, तो इसको मैं आर कोस 90 माइनस थीटा बोल दूँ, क्योंकि टोटल तो दोनों एक्सिस के बीच में 90 एंगल ही है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ ये अगर थीटा है तो बाकी तो कौन सा बच गया? 90 माइनस थीटा। या तो ऐसे कर दो कि जो आर साइन थीटा होगा P1 कोस 90 माइनस थीटा P2 कोस 90 माइनस थीटा 2, या फिर सीधा साइन का ही यूज कर लो। तो देखिए आर कोस 90 माइनस थीटा रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलोंग ओ वाई, तो क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ P1 P2 Pn अलोंग ओ वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? P1 कोस 90 माइनस थीटा 1 प्लस P2 कोस 90 माइनस थीटा 2 P3 कोस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से करते जाएंगे हम। ये अलोंग ओ वाई है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा। इसको मैंने वाई नाम दे दिया। 1 और 2 दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्या आया हुआ है? उन्होंने कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर में कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वो पूछा हमसे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो इस तरीके से जो हमें ट्रायंगल दे रखी है, पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल जब हमने ली, मान लिया ये इसमें क्या है कि 1 न्यूटन है, ठीक है, इसमें 2 न्यूटन है, इसमें क्या है 3 न्यूटन है, ए बी सी, ठीक है। तो ऑल एंगल आर क्या है? 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बोल रखा है इन्होंने, तो सारे एंगल 60 हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर सिंपल कोप्लेनर फॉर्म में करूँ तो फिर क्या हो जाएगा? जो ये है इसको मैं मान लिया पी वेक्टर मान लिया, इसकी क्यू मान लिया, इसको आर मान लिया। तो अब जो ये इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है, ये तो 1 न्यूटन हो गया एज इट इज जो डायरेक्शन है। अब जो ये दूसरे की उधर डायरेक्शन है तो ऐसे हो जाएगा कोप्लेनर और एक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। अब तीसरे की डायरेक्शन क्या है? तीसरे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो फिर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना? यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 न्यूटन। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब देखिए अगर मैं है ना यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं मेरे को क्या है ये एंगल पता होनी चाहिए, ये एंगल कितने कितने, ठीक है। तो वही तो होंगे ना, जैसे इसको P1 P2 और P3 ये तो बोलेंगे, और इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा R, ठीक है। तो अब देखिए मेरे को पहले सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए, और ये इसका एंगल क्या होगा हमारा? थीटा मान लेते हैं रिजल्टेंट का एंगल। तो देखिएगा जिसमें क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी 1 न्यूटन वाले की, और दूसरे की डायरेक्शन ये, तो क्या ये वाला पोर्शन नहीं होगा इधर वाला P1 P2 वाला? तो फिर इसके बीच में एंगल कितना है? 120, क्योंकि अंदर 60 हो गया तो टोटल 180 होगा ना स्ट्रेट लाइन का, तो 120। तो जो हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा P1 और P2 के बीच में कितना एंगल बनेगा? 120।
P2 और P3 के बीच में भी 120 और P3 और P1 के बीच में भी 120, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा। तो 120 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी क्योंकि ये 60 है तो ये 120 बन जाएगा। तो इसी तरीके से होगा गाइस, ठीक है। तो बस अब अलोंग एक्स एक्सिस रिजोल्व करेंगे, जब हम अलोंग एक्स एक्सिस रिजोल्व करेंगे तो हम अलोंग ओ एक्स के अलोंग अगर रिजोल्व करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा P1। अब इसी डायरेक्शन में तो फोर्स है, इसी डायरेक्शन में तो फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में फिर अपना एंगल क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा खुद के साथ। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही फोर्स होगा तो क्या एंगल बनेगा, जीरो ही होगा। तो कोस जीरो। फिर P2 ये कितना हो गया, P1 और P2 के बीच में कितना है, कोस 120, ठीक है। P3 कोस P3 कितना हो जाएगा 120 120 240, ठीक है। ये वाला हो गया। तो 240 के बाद देखिए गाइस, जब ये करके दिखा देती हूँ आपको कि जैसे ये था अपना एंगल P1 P2 P3, ऐसे ही तो था, हॉरिजॉन्टल के साथ है तो इसका एंगल तो ये हो गया। अब अगले का एंगल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेना, तो जितना जितना ज्यादा अपना चलता जाएगा उतना ही, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जो रिजल्ट किया था ना, रिजल्ट में भी आप देखिए गाइस, इसमें क्या देखा, जो एंगल θ1 है P1 का वो इतना होगा, θ2 यहीं से लेके जाना इस ओ एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो वहीं से करेंगे हम। तो देखिए गाइज, अब इसको मैं अगर सिंपली लिखूँ और P1 P2 P3 की वैल्यू भी तो पुट कर देती हूँ मैं। P1 P2 P3 की वैल्यू पुट की, ये 1 न्यूटन है कोस जीरो, P2 कितना 2 न्यूटन है कोस 120, P3 कितना है 3 न्यूटन है कोस 240। तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू, बस एंगल की वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट अपना आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसमें। तो गाइज इनके एंगल पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। इनकी कोस 0 1 होता है, कोस 120 और कोस 240 की वैल्यू पुट करके हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी। अगर मेरे को करना है अलोंग, रिजोल्व करना है मेरे को अलोंग ओ वाई, कुछ नहीं करना आपको, बस सीधा इसको आर साइन थीटा लिखो, या फिर इसको 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो सारे को, तो क्या हो जाएगा 1 साइन 0 प्लस 2 साइन 120 प्लस 3 साइन 240। बस आपको एक में ही मेहनत करनी है, दूसरे में कोई ज़रूरत नहीं मेहनत करने की, वो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका। तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी। इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बस सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करनी। तो इक्वेशन 1 2 आ गए। तो अब देख लेते हैं, रिजोल्व तो करने हैं। हमने पूछा क्या इन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ दिया रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 का स्केयर करके ऐड कर देंगे। तो स्केयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो फिर क्या हो जाएगा, बस सिंपली 1 एंड 2 को, तो इधर तो क्या हो जाएगा आर स्केयर इंटू, सीधा ही लिख लूँगा इस कोस स्केयर इंटू, सॉरी कोस स्केयर थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4, ठीक है, 12/4, क्या 3 आ जाएगा। और इधर क्या हो गया, ये जो अपना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड छूट जाएगा √3 न्यूटन। देखिए गाइस है क्या कोई आंसर, हाँ डी ऑप्शन। तो अब सारे फोर्स न्यूटन में दिए हैं, तो जो यूनिट दे रखी है उस यूनिट में हो जाएगा हमारा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये तो हो गया अपना आर का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से किया हुआ है और डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा और मोशन दे रखा कि एक स्ट्रेट लाइन में निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, ये टाइम होता है, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस at, x होता है डिस्टेंस, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लगता है एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें क्या कि डिस्टेंस दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो ठीक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। तो गाइस देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को, क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में, इन्होंने कहा एक
एक कण एक समान त्वरण से चलते हुए पहले और दूसरे सेकंड में क्रमशः 20 और 60 मीटर दूरी तय करता है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन और दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस और इन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन इक्वल है और डिस्टेंस इनकी क्या है, एक की 20 देर की, दूसरे की 60 देर की। कण का प्रारंभिक वेग, हमें प्रारंभिक वेग का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u, डिस्टेंस क्या अपनी x, एक्सेलरेशन क्या है a। तो अब हमें a, x और u दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि समान एक्सेलरेशन क्या है, समान है इनका, सेम है इनका। तो गाइस इसमें दे क्या रखा है, इन्होंने ये कहा है कि अब दो तीन चीजें तो लिख ली हमने कि एक्सेलरेशन सेम है इनका, और ये कह रहे हैं कि चलते हुए पहले और दूसरे सेकंड में। तो इनडायरेक्टली हमने अगर नोट किया हो, तो अगर मैं T1 की बात करूँ, T1 क्या है, 1 सेकंड है पहले सेकंड में। ये कह रहे हैं T2 की बात करूँ, दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की इसने, सेकंड 60 मीटर। मतलब पहले सेकंड में 20 की, दूसरे सेकंड में इसने 60 की। तो T2 जब बात करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S2 मान लेती हूँ, डिस्टेंस कितनी कवर कर देगा ये 2 सेकंड में, टोटल होगा ना गाइज कि ये इंडिविजुअल जी पहली सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करता है और दूसरी सेकंड में 60 मीटर। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल दूरी कितनी तय करेगा 2 सेकंड में, तो कितनी हो जाएगी वो 80। और ये S1 क्या हो जाएगा अपना 20, 1 सेकंड में कितनी है, इतने मीटर है, ठीक है। तो देखिएगा जब इसमें लगा देते हैं हम फॉर्मूला, हमारे पास सब कुछ आ गया। तो हमें पता है कि S1 इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ ऑफ ए T1 स्केयर, ठीक है। तो S1 कितना 20, यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है हमें, टाइम कितना 1 सेकंड प्लस हाफ ऑफ, ये ए सेम ही है और ये 1 ही होगा। तो यहाँ से कितना हो गया अपना 40 इक्वल टू 2u प्लस ए। एक इक्वेशन तो ये आ गई अपनी। तो दूसरी अगर मैं S2 से निकालूँ, S2 भी तो यही हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो इन्होंने यही बोला कि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा हमसे। तो हाफ ऑफ ए T2 स्केयर, ठीक है। तो इसमें यही हो जाएगा। तो S2 में क्या हो जाएगा, S2 कितना 80 है, u इंटू 2 टाइम 2 है, हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन सेम है, टाइम कितना है 2 सेकंड हो गया टोटल। तो टी का स्केयर हो जाएगा। तो देखिएगा जी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2u प्लस 2a इक्वल टू 80, अपनी इस तरीके की दूसरी इक्वेशन आएगी। तो दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो इन्होंने यही कहा कि एक कण समान त्वरण के चलते हुए पहले और दूसरे सेकंड में दूरी तय करता है, कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अब देखो अपने पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। सिंपली अगर हम यूज करें, हमें निकालना है यू की वैल्यू, तो सिंपली हम अगर इनको यूज करेंगे तो हमारी यू की सिंपली सोल्व करना जैसे हम वैसे किसी इक्वेशन को यूज करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा अपना u इक्वल टू 0 आ जाएगी हमारी जब हम इसको करेंगे, ठीक है गाइज। तो कौन सा u इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि जो देर का हो ना वो वहीं से स्टार्ट करो, बाकी और कुछ कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, स्टोन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से फॉल हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, शुरू में रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u 0, फ्रॉम सम हाइट, हाइट देर की, रीचेज द अर्थ इन 5 सेकेंड, ये कह रहे हैं कि 5 सेकेंड में पहुंच रहा है, टाइम 5 सेकेंड। इफ आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ फॉल द स्टोन इज स्टॉप, ये कह रहे अगर 3 सेकेंड के बाद पत्थर रुक जाता है एंड अगेन अलाउड टू फॉल, देन हाउ मच टाइम विल टेक इट टू रीच द ग्राउंड। तो एक बार हम क्या करेंगे, 5 सेकेंड में तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, फिर 3 सेकेंड में हम क्या निकालेंगे, 3 सेकेंड का पोर्शन निकालेंगे, फिर जो होगा उसके बाद चलो देखते हैं गाइस इसका कैसे करेंगे। तो देखिए, तो देखिए गाइस इसमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखी है, रेस्ट से शुरू हुआ तो u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या दे दी कि मैं पहले ये 3 सेकेंड वाला केस ले लेती हूँ कि जब बीच में रुकता है। तो हाइट, एक हाइट दे रखी है, डिस्टेंस बोल दो हाइट बोल दो, एक ही बात है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है।
क्योंकि इसमें फॉल हो रहा है तो इसमें एक ही जगह एक्सेलरेशन की जगह पे हम जी ग्रेविटी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गाइज क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से एच निकालूं तो यू जीरो हो रहा है तो फर्स्ट पोर्शन तो जीरो हो ही जाएगा। हाफ जी इंटू टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एच अपना यहाँ से 9g/2, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से अगर मैं 5 सेकंड के लिए निकालूं, जब मैं यहाँ से 5 सेकंड के लिए निकालूंगी एच तो क्या हो जाएगा, ये तो शुरू वाला पोर्शन तो जीरो ही हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस हाफ ऑफ इंटू जी इंटू 5 का स्केयर तो कितनी हो जाएगी 25/जी, ये अपनी है टोटल। और ये कितनी है 3 सेकंड की, ये टोटल 5 सेकंड लगता है उसको नीचे तक आने में और ये 3 सेकंड लगता है। तो कितनी डिस्टेंस बच गई अपनी, हाइट कितनी बच गई, तो देख लेते हैं कितनी हाइट बची। तो रेस्ट हाइट कितनी हो जाएगी, रेस्ट एच क्या हो जाएगा 25g/2 माइनस 9g/2, ठीक है। तो कितना बच गया गाइस 16/2g, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है, तो अब मेरे को ये निकालना है क्या, देखिए इन्होंने कहा है कि देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो अब ये 3 सेकंड, अब इसने 3 सेकंड, इफ आफ्टर 3 सेकंड ऑफ फॉल स्टोन इज स्टॉप, ये रुक जाता है और फिर दोबारा वो गिरता है, दोबारा अलाउ होता है टू फॉल, मतलब फिर गिरता है वो। ये कह रहा है फिर कितना टाइम लेगा ये ग्राउंड में पहुंचने में, इसकी बात कर रहा है। तो कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमने क्या निकाले, जो रेस्ट डिस्टेंस बच गई 3 सेकंड के बाद, तो रेस्ट डिस्टेंस बच गई तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे एच की जगह पे, और फिर क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ही, प्लस हाफ ऑफ जी टी के टाइम ही तो निकालना है हमें यहाँ पे। तो देखिए ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ जी से जी कैंसिल हो गए, टू से टू कैंसिल हो गया। तो अगर मैं बात करूँ टी स्केयर इक्वल टू 16, तो टी कितना होगा 4 सेकंड, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा आंसर होगा अपना, ऑप्शन बी। तो देखिए इसको समझिए, इसने ये कहा है कि जब वैसे अगर सिंपली अगर कोई इसमें बीच में कोई रुकावट नहीं है तो स्टोन सीधा अर्थ पे आ जाता है 5 सेकंड में। तो उस वहां से मैंने क्या निकाला कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, मैंने इसका यूज करके वो निकाला है। इसने कहा कि 3 सेकंड में 3 सेकंड चल के पत्थर गिर जाता है, तो 3 सेकंड के बाद पत्थर जब गिर जाता है, मतलब सॉरी रुक जाता है, तो उसमें देख लेती हूँ मैं डिस्टेंस कितनी कवर की। और फिर मेरे को ये देखना आगे कि उसको फिर दोबारा गिरता है तो कितना टाइम लगता है नीचे तक पहुंचने में। तो बस वही ये देख लेते हैं कि जो बाकी बची हाइट है, जो बाकी बची हाइट जो उसको कवर करनी है उसको देख लेते हैं, उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है 4 सेकंड। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और है अपना, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ये है कि टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टीथ सेकंड इज गिवन बाय, अगर आपको ऐसे बोल दे कि 4 सेकंड 5 सेकंड इस तरीके से बोल दे कि आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 5वीं सेकंड में, तो आपके पास क्या है कि सीधा फॉर्मूला ये होगा एस टी, ठीक है, मतलब टीएथ सेकंड कौन सा सेकंड, ये डिस्टेंस यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2, ये एक्सेलरेशन होगा 2t-1, ये बड़ा फॉर्मूला है। तो गाइज डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा एस टी इक्वल टू यू प्लस a/2 2t-1, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। तो गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रही हूँ और रिजल्ट करवा रही हूँ, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना, ये सारे करके जाने हैं आपको। इनमें से आप रिस्क नहीं ले सकते कि ये छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इजी इजी और बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं। A particle is moving in a straight line with uniform acceleration f and initial velocity is u, distance described by particle in second, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख लेती हूँ, क्या है एस टी इक्वल टू यू प्लस a/2 2t-1, ठीक है। तो अब जो जो इसने दे रखा है वो पुट करते जाएंगे। इन्होंने कहा कि पार्टिकल कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है एफ दे रखा है, ए की जगह पे एफ रिप्लेस करना है, इनिशियल वेलोसिटी यू ही दे रखी है और टी की जगह पे कितना है 2 है, ठीक है। तो देखिए s2 सेकंड में, दूसरी सेकंड में क्या डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये तो यू ही रहेगा प्लस f/2, फॉर्मूला मैं कुछ नहीं कर रही सीधा फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, और टाइम में दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। नहीं टी टी इक्वल टू 2 से, क्योंकि हाँ ये सीधा फॉर्मूला होगा अपना u प्लस f/2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 में से गया 3, तो देख लेते हैं गाइस u प्लस 3f/2
ये क्या हो जाएगी S2, ये अपनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो देख लेते हैं है क्या कोई यहाँ पे मैच हो रहा है कहीं पे। हाँ, सेकंड ऑप्शन। तो देखिए गाइज, अगर आपको बोल दे सीधा ही स्पेशल फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसका कई एग्जाम्स में, कि टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टीएच सेकंड, कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है टीएच सेकंड में, वो किससे होगा st इक्वल टू यू प्लस a बाई टू टू टी माइनस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं गाइज। नेक्स्ट है कि सिंपल सी चीजें कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम टाइम में भी चेंज हो रहा है और टाइम में चेंज के साथ वेलोसिटी में चेंज हो, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देते हैं कि डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर, मतलब यही है। एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और वी क्या है वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन का सीधा यही फॉर्मूला है। तो गाइस देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाता है। हम कई बार क्या होते हैं, इनको ऐसे छोड़ देते हैं, लाइटली ले लेते हैं। विद यूजुअल नोटेशन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज। अब मेरे को ये पता है क्या कि जो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है। तो फर्स्ट ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर मैं इसको डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर लिखूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी एस बाई डी टी क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। इसको एक बार और करूँगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा। तो सेकंड भी ठीक हो रहा है, बात तो बन रही है गाइज। तो नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन है, इसको भी देखना मेरे को। तो क्या मैं डी वी को डी एस, जैसे यहीं से उठा लूँ मैं, डी वी को डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख दूँ, कोई समस्या तो नहीं है हमें। डी वी बाई डी एस बाई डी टी वेलोसिटी। तो क्या आया क्या, हाँ। तो हमारे क्या तीनों ऑप्शन ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी में भी चले जाते हैं ऑल ऑफ द। ठीक है गाइस, बिल्कुल देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट गाइस, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। जो एनर्जी क्या है ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ एम स्केयर, मास इनटू वेलोसिटी का स्केयर, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है और जितना उसका मास है, ठीक है, उसका हाफ। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का नाम आते ही दिमाग में होना चाहिए ड्यू टू इस पोजीशन, पोजीशन की वजह से होगी जिसकी एनर्जी। एच आ गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी एच। ये तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा मास, और एच क्या होगा डिस्टेंस या हाइट हो जाएगी। तो गाइज एक क्वेश्चन अपना आया है एग्जाम्स में, क्या आया है, इन्होंने कहा है कि टू बॉडीज ऑफ मासेज m और 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम। इनका मोमेंटम इक्वल है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी है। मोमेंटम इक्वल है, ठीक है। तो मोमेंटम अगर मैं मान लूँ कि P1 इक्वल टू P2, मान ले दोनों का दो बॉडीज दे रखी, तो एक का मास m है, दूसरे का 4m है, ठीक है। तो देखिए गाइज, हमें पता है कि मोमेंटम हम पी से डिनोट करते होते हैं, और ये P1 और इक्वल टू P2। और ये गाइज मैंने आपको, जैसे अगर मैं बताऊं तो मोमेंटम होता है पी से डिनोट करते हैं mv, मास और इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल है। तो दोनों का मोमेंटम अगर इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट की बात करूंगी तो मास तो उसका m ही है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1, दूसरे की मास कितना 4m, 4m और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं v1 की बात करूँ तो 4v2 हो जाएगी। तो चलो मेरे को वेलोसिटी का एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ m v1 स्केयर इक्वल टू, या डिवाइड बाई कर दो कोई बात नहीं, हाफ ऑफ ये 4m इंटू v2 स्केयर। अब v1 की जगह पे भी मैं 4 v2 लिख दूँ, तो हाफ ऑफ m इंटू 16 v2 स्केयर इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू 4m इंटू v2 स्केयर। तो गाइज देखिए, अब मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सारे ही अपने। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर के नीचे ही अगर मैं ले आऊँ तो 16, किसकी रेशियो है K1 रेशियो K2, तो 16/4 K1/4
K2 की रेशियो तो क्या हो जाएगी, K1/K2 की रेशियो 4:1। 4:1 है क्या कोई गाइस, बी ऑप्शन। ठीक है गाइस, ये सिंपली आपको अगर आ रहा है तो कोई इश्यू है ही नहीं। ठीक है, तो हमें मोमेंटम का पता, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है गाइस, सीधा होगा। नेक्स्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। कि जब हम किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठाते हैं या तो उसको पुल करते हैं या उसको पुश करते हैं, और मास क्या होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो वही होता है हमारा फोर्स, F=m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन, m/dv/dt चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे तो होता है, ऐसे बोल दो। तो गाइज देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ, क्या आया हुआ, इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा गाइस, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, और मोमेंटम तो अपना क्या है बता ही देते हैं। जो मोमेंटम तो होता है अपना, वो तो एम भी होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन की बात। दूसरा अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कही, ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो देखिए गाइस, आज देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो ये सबसे पहले हमने यही किया था कि दो रिजल्ट किए थे। उसमें क्या दे रखा था कि अगर हमारे पास दो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हैं, सिंपली अगर आपके पास दो इक्वल परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उसमें स्फीयर भी आ जाते हैं इस तरीके से, अगर वो होल्ड कर रहे कंडीशन को। तो ये कह रहे हैं कि जब वो उनका कोलिजन होता है आपस में, तो फिर क्या हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, ऐसे हमने दूसरा रिजल्ट यही है कि जब टू इक्वल परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज दे रखी हो। तो नेक्स्ट हमने किया है कि जो इसमें हम निकाल रहे हैं, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना था गाइस हमने। तो बिल्कुल सिंपली हमने तरीका अप्लाई किया, और डायरेक्ट हमारी क्या है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद सिंपली हमने क्वेश्चन उठाया और किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमने निकाला कि हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस देखें कितने भी नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये किया कि बस हमें इसमें सारा क्या है कि एंगल का ही खेल है, फोर्स का। तो P1 क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे। तो आर जो रिजल्टेंट है उसका जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा आर कोस थीटा, वो किसके बराबर होगा, तो हर एक फोर्स का इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो जो भी कंपोनेंट होगा उसका सम हो जाएगा। तो ध्यान इसमें रखना ये कि P1 के साथ एंगल थीटा 1 यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिए, तो P2 के साथ भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे आगे कितना एंगल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर हमने किया कि सिंपली हमने एक्स एक्सिस के ओ एक्स के अलोंग लिया, ओ वाई के अलोंग लिया, फिर दोनों को हमने क्या किया, स्केयर करके ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, और हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम एक एक्सिस के अलोंग निकाल देंगे, क्योंकि हमें एंगल ही तो निकालना होता है। तो एंगल बस साइन पुट किया और एंगल की वैल्यू पुट की तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये कह रहे हैं कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कौन कौन से फॉर्मूले थे, वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जब हमें डिस्टेंस भी दे रखी हो, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो। दूसरा क्या, हमें टाइम नहीं दे रखा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ दे रखा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमें क्वेश्चन दिया इसी से रिलेटेड। तो सिंपली गाइस आप लोगों को क्या करना है कि सीधा आप लोगों को ये देखना है कि दे क्या रखा है, कंसेप्ट क्लियर करो, और रिजल्ट तो देखो गाइस डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इसी रिलेटेड हमने दूसरा क्वेश्चन भी किया। तो क्या है कि टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द टीएच सेकंड, अगर हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो आपको सीधा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एस टी का मतलब डिस्टेंस इन टीएच सेकंड, u प्लस a/2 2t-1। ठीक है, तो इसी रिलेटेड हमने क्वेश्चन निकाला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन का पता है हमें dv/dt, डी स्केयर इक्वल टू डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की देखिए बिल्कुल इजी, बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, जो काइनेटिक एनर्जी को हम जो निकालेंगे,
काइनेटिक एनर्जी को टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो हमें दो बॉडी का मास दे दिया, इससे रिलेटेड इक्वल मोमेंटम दे रखा, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है गाइस। तो फोर्स क्या है, एक पुश या पुल, या हम उसको पुश कर रहे हैं या फिर उसको पुल कर रहे हैं, तो सिंपली मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एक्सीलरेशन क्या फोर्स होता है, मोमेंटम तो हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। और जो ये डी अपना है, जो ये डी है, इसका मतलब क्या होता है, जो मोमेंट होता है एक्चुअल में इनडायरेक्टली टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। वही कि आर वेक्टर दे रखा है और फोर्स दे रखा हमें, ये भी डिस्टेंस वेक्टर ही होता है। तो फिर गाइज यही है, सिंपली आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल पक्का करना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यही कर लोगे वही बहुत है। और सारे क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज, और भी क्वेश्चन उठाएंगे। तो होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हुआ। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड द ऐप मिशन प्लस पे, और व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। और गाइज इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग कोई और कोर्स लेना चाहते हैं कि अदर स्टेट्स के लिए, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे आपको, और डाउट ग्रुप होगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी गाइज, ठीक है। होप सो यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।